आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन के मॉड्यूल 1 का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर आगे का जो छूटा था हम लोग आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन था। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80:20, यानी 80 का 20% का है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गलत लिखा है। ये सही क्वेश्चन क्या होगा? सही क्वेश्चन जो आपका होगा वो ये होगा कि 80 का कितना प्रतिशत 20 है, यानी 80 का कितना प्रतिशत 20 है, 20 है, यानी कि ये जो हमारा है ये सही क्वेश्चन होगा। चलिए, इसको कैसे सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है, हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 20 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि 80 का x प्रतिशत 20 है, यानी कि x प्रतिशत का मतलब 80 का 80 गुणते x बटा के 100 बराबर 20, यानी ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से ये 0 कट गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आएगा, बटा के 80 आ जाएगा। तो इसको 80 नहीं 8 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 200 से 8 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 25% आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपका राइट आंसर होगा उसी। चलिए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि हाउ मच 8% ऑफ 40 kg, यानी 40 किलो का 8% कितना है। तो बहुत सिंपल है, 40% का 8 kg निकाल दीजिए। 40 गुणते 8 बटा के 100 सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, यानी 8 दूना के 16 बटा के 5 हमारा आ जाएगा। 16 बटा के 5 में भाग देंगे, 5 3 15, 5 दूना के 10, यानी 3.2 आ रहा है हमारा आंसर। राइट आंसर क्या आ रहा है, 3.2, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि 52% को भिन्न में बदलिए। तो बहुत सिंपल है कि जब किसी संख्या के आगे परसेंटेज का चिन्ह दिया रहेगा, आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या के आगे प्रतिशत का चिन्ह दिया है तो कुछ नहीं करना है, बस क्या कर दीजिए, उसके बटा के 100 लिख दीजिए, यानी 52 बटा के 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको कटिंग पटिंग करेंगे, 2 से ही काट दीजिए। देखिए, पहले तो बड़ी संख्या से काटने का सोचिए, यदि बड़ी से नहीं आता है तो अपना छोटे से ही शुरू करिए। 4 से देखिए कट रहा है तो 4 25 संयम 100 हो जाएगा, और 13 चौक का 52, यानी हमारा क्या आंसर आ गया, 13 बटा के 25। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो बहुत सिंपल है कि जब किसी चीज़ को हमें प्रतिशत में बदलना होता है, देखिए 2 चीज़ समझ लीजिए परसेंटेज का, कि किसी को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या चीज़ करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किसी चीज़ के आगे जैसे ये परसेंटेज का चिन्ह दिया रहता है तो इसको क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी भागे 100 कर देते हैं। तो कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन ये है 0.456, बहुत सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.456 में कि क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 अंक बाद दशमलव इधर लगेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तीन अंक बाद दशमलव लगेगा तो 45.6 आंसर आ जाएगा, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि x² + 6² बराबर 10²। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, देखिए कुछ नहीं, x² क्या है सवाल आपका, x² + 6² बराबर 10²। तो आप लोग जानते हैं कि x² बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए। तो ये 10 दाम में 100 माइनस 36, 100 में से 36 गया तो कितना आ गया, 64 आ गया। तो x² है तो x बराबर क्या हो जाएगा, √64 हो जाएगा।
तो इसका मतलब 8 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए 21 क्वेश्चन जो हमारा क्या है, कह रहा है कि दशमलव संख्या का वर्गमूल क्या है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग वर्गमूल निकालिएगा। हम बता दे रहे हैं कि देखिए 550.37 दिया है, इसका रूट पूछ रहा है, यानी 550.37। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि दशमलव का कैसे निकालते हैं। यानी कि दशमलव के जो बाईं ओर संख्या रहती है उसको हम लोग पेयर इधर से बनाएंगे। यानी कि एक पेयर हमारा कितना हो गया 50 और एक अकेला 5 छूट जाएगा, तो इसको करेंगे। बाकी दशमलव के बाद के संख्या का पेयर यानी कि दाहिने वाला जो संख्या रहती है उधर से बनाते हैं। जैसे इधर कोई मान लीजिए संख्या है तो उधर हम लोग यानी कि इस साइड की ओर चलेंगे, और दशमलव के इधर हम लोग किस साइड की ओर चलेंगे, इस साइड के चलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो डी वाला आएगा। इसको सॉल्व करिएगा। जैसे 550 है तो ये मान लीजिए 2 हो गया, 2 दूना 4 आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो 150 से उतरेगा। बाकी यहाँ 2 2 जोड़ के 4 आप लोग करना जानते हैं। इसको रख के वैल्यू करिएगा तो 23.46 आंसर आएगा। इसको कर लीजिएगा सॉल्व। चलिए आगे हम लोग को चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि √8 प्लस √18 माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को देखिए हम लिख रहे हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। आप लोग इसको कर लेंगे। फिर प्लस दिया है, √18 दिया है, तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए आप, √9 उड़ते √2। फिर माइनस दिया है 2 √2। ये चीज़ है। ये बताइए हमने इसको क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। इसलिए हमको इस फॉर्म में हम इसको लिखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है। तो √4 का वर्गमूल हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। प्लस 9 का अंडर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। माइनस 2 √2 ये पहले से ही दिया है। तो ये वैल्यू हमारा इसे कट जाएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 √2 होगा। तो अब कैसे, ये तो पॉइंट में दिया है। हम लोग जानते हैं कि √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। तो यहाँ पर हम रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.414 होता है इसका मान √2 का। √3 का मान कितना होता है, 1.732। ये दोनों मान आप याद रख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो जो इसका वैल्यू आएगा 4.24 आएगा। इसका जो वैल्यू आएगी यानी कि जो राइट आंसर है उसी सही होगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ए आपका कोई त्रिभुज दिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि ए बी भुजा का मान क्या होगा। जो ए बी वाली भुजा है इसका मान पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज दिया है पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या है, थोड़ा सा एक बार आपको याद दिला दें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो ये देखिए हमारा ये आधार का स्क्वायर पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, कर्ण कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए बी पूछ रहा है तो प्लस ए बी का स्क्वायर। तो कुछ नहीं, इधर इसको ला के घटा दिया, 100 में से 36 घटेगा तो 100 में से 36 घटेगा तो हमारा 64 आएगा। यानी ए बी का स्क्वायर आ गया। तो ए बी बराबर √64 यानी कि √64 का मान 8। तो यानी जो हमारा ए बी का मान होगा 8 होगा। जो राइट आंसर आपका होगा ए वाला होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। समकोण त्रिभुज दिया है, एक किससे लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा।
तो इसी तरह आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं। इसमें भी आधार ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर सीधे कर दीजिएगा माइनस 9 का स्क्वायर, तो यानी 15 15 एम 225 और 9 81। 225 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यानी 144 आ रहा है। यानी 144 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह दिया है कि इसमें कर्ण का मान पूछ रहा है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसको भी हम करके दिखा देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 49 हो जाएगा। तो 25 49 कितना होता है, 9 5 14, 4 2 6 1 7 ना, तो 74 आ जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √74। तो √74 का मान निकाल लीजिए। √74 का जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 8.2 आएगा। चलिए इसका जो आंसर सही आएगा 8.2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि एक कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तो तांबे का प्रतिशत बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा वो ध्यान देना होगा कि इसको कैसे करेंगे। जब ऐसे सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल जितनी हमारी वस्तुएं दी गई है सबका वजन निकाल लीजिए। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, इसमें तांबा है और टिन है, तो तांबा प्लस टिन का वजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तांबा प्लस टिन का वजन बराबर 42.3 प्लस 2.7, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 45 केजी, यानी टोटल वजन हमारा 45 केजी हो जाएगा। तो इसका देखिए एक फार्मूला है, जिस चीज़ का पूछे कि तांबे का परसेंटेज क्या है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करिए कि तांबा का परसेंटेज यहाँ लिख, तांबा का वजन पहले लिख लीजिए। तो तांबा का वजन हमारा कितना है 42.3, बाकी टोटल वजन लिख लीजिए, टोटल वजन 45 है, गुणते 100 कर दीजिए, तो ये हमारा तांबा का परसेंटेज आ जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने से इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे हमारा काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 4.7 आ रहा है, तो टोटल ये डायरेक्ट कट जा रहा है, इससे जब काटेंगे तो वैल्यू 4.7 आ जाएगा। तो 4.7 5 से काटा था तो 5 9 45 से 20 आ गया था। इसके बाद और ये जब 9 आ गया तो इसे मल्टीप्लाई किए तो 4.7 आएगा। 4.7 में 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 94 आ जाएगी। तो यानी कि 94% इसका होगा वजन। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको करने के लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि टोटल वजन निकाल लीजिए और जिसका भी प्रतिशत पूछ रहा है, सपोज दैट कापर का पूछ रहा है तो कापर का वजन यहाँ लिख के, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कापर का वजन कितना था 42.3 बटा के टोटल वजन और गुणते 100। इसी तरह सपोज दैट टिन का पूछता तो टिन का भी हम लोग निकाल देते। टिन का निकालने के लिए क्या करते कि टिन का वजन रखते 2.7 बटा के टोटल वजन 45 गुणते 100 कर देते, यानी इसको जो भी है गुणा भाग कर लीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो टिन का वजन आ जाएगा। वैसे भी यहाँ से एक का वजन निकल जाएगा तो दूसरे का आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं, क्योंकि 94 आया है तो 6% होगा, कॉमन सी बात है कि टोटल 100% है तो ये 6% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, कह रहा है कि यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है तो खरीद का मूल्य, यानी कि
क्रय मूल्य पूछ रहा है, कुल मिला के क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हमारा निकालने का एक फार्मूला है, यानी कि जब विक्रय मूल्य दिया हो, प्रतिशत लाभ दिया हो, तो हम लोग क्रय मूल्य का फार्मूला पर रखेंगे, तुरंत आ जाएगा। यानी फार्मूला क्या है, नोट कर लीजिए कि विक्रय मूल्य गुणते 100 बटा के 100 प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ये हमारा फार्मूला है। इस पे हम लोग रखेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है। क्या क्या हमें दिया है, टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमें दिया है। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, 300 रुपये दिया है, तो 300 रख दिया, गुणते 100 रख दिया, बटा के 100, कई परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो गया, तो यहाँ पर 25 रख दिया। ये अब यानी कि कुल मिला के इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 300 गुणते 100 हो गया, बटा के आपका 125 से हो गया। तब इसको काट दीजिए, 25 से ही काट दीजिए, तो 25 चौका 100, 25 पचे 125। अब कितना है, 5 है, 60 आ जाएगा, 60 पचे 300, 60 गुणते 4, यानी कि 60 गुणते 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपये। यानी कि हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य जो हो गया वो 240 रुपये हो गया। चलिए, जो आंसर सही होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 18.5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए कि हमने क्या कहा था कि जब भी किसी संख्या के आगे प्रतिशत दिया रहे तो आप क्या करते हैं, उसके बटा के 100 कर देते हैं। यानी ये 18.5 के आगे क्या दिया है, प्रतिशत का चिन्ह ऐसे दिया है, तो इसको बटा के 100 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, तुरंत इसको दशमलव भिन्न बदलना है, तो 2 अंक बाद और दशमलव लग जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, दशमलव इधर खिसक के चला जाएगा, तो 0.185 हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, ए वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, अब ये जो मटेरियल साइंस से अगला जो इसमें आ गया है, मटेरियल साइंस में इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है इनमें से अधातु कौन सी है। तो पहले हम लोग जानिए कि धातु क्या चीज़ है, अधातु क्या चीज़ है। हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, हमारा एक वीडियो उसमें धातु अधातु बना है, उसको आप लोग देखिएगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो धातु क्या होता है कि जो जिसको काटा जा सके, पीटा जा सके, तोड़ा जा सके, मरोड़ा जा सके, गिरने पर आवाज़ करे, जिसमें चमक होती है, विद्युत का सुचालक होती है, तो ये सारी चीज़ें धातु कहलाती है। तो अधातु क्या होती है, यानी कि ये जो गुण नहीं होते हैं, अधातु में क्या क्या गुण नहीं होते, विद्युत की चालक होती है, जिसको काटा पीटा तोड़ा पीटा नहीं जा सकता है, वो टूट जाती है। यानी कि धातु जो है वो ठोस रूप में होती है। बाकी अधातु क्या है, ठोस द्रव गैस तीनों रूप में होती है। चलिए ये तो बात हो गई धातु अधातु की। तो इसमें देखिए पूछ रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, अधातु कौन सी है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट एक ऐसी है जो अपवाद में है कि ये विद्युत का सुचालक है और क्या है, अधातु में लेकिन आती है। उसी तरह सभी धातुएं, जैसे धातु को हमने क्या अभी बताया था कि धातु क्या है, ठोस रूप में होती है। तो क्या है, लेकिन पारा क्या है, पारा आपकी धातु है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा याद करने की बात है, इसको याद कर लीजिएगा कि पारा एक क्या है, धातु है। कई परीक्षाओं में पूछा गया। लोग सोचने लगते हैं कि पारा लिक्विड फॉर्म में है, तो धातुओं का हमने बताया कि 99% धातुएं जो हैं वो ठोस रूप में होती हैं। एक आध दो ऐसे अपवाद है कि जो अर्ध ठोस में है, पारा हमारा अर्ध ठोस में है, तो ये पूछा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ग्रेफाइट है, धातु है, सॉरी अधातु है, लेकिन विद्युत का सुचालक है, तो ये भी अपवाद में ही है। बाकी पीतल लोहा तो ये धातु है, आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। कह रहा है कौन सी ऐसी धातु है जिसके सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो लौह धातु होगी जिसमें लोहा होगा। क्यों, आप लोग इसका जो राइट आंसर है लौह धातु, देखते ही आप इसको बता सकते हैं। पीतल में क्या होता है, तो पीतल का देखिए ट्रिक है, एक याद रख लीजिए।
पिताजी, पीतल का ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। पिताजी, पी का मतलब यानी पीतल, पीतल किस चीज़ से मिलकर बना है? तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना है, यानी ता से तांबा प्लस जी से जिंक, इसको याद रख लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो यानी पिताजी यानी पीतल हो गया, तो इसमें लोहा तो कहीं आया नहीं, तो लौह धातु होगा ही नहीं। ब्रोंज किससे मिलकर बना है? चलिए ब्रोंज को भी जान लीजिए कि ब्रोंज क्या, ब्रोंज हमारा जो है काटता, इसका जो कोड है हम आपको बता दें, काटता, काटता, ब्रोंज को हिंदी में हम लोग कांसा कहते हैं। तो ए टिन प्लस तांबा से मिलकर बना है, यानी क से कांसा हो गया यानी ब्रोंज, तो ये किससे मिलकर बना है? टिन प्लस तांबा। तो ये भी याद आप रख लीजिएगा, तो ये कभी नहीं भूलेगा। बाकी जिंक तो अलग मटेरियल है ही, लौह धातु, ये समझ में बात आ गई, आंसर हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 कह रहा है उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? तो उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? यानी कि लौह धातु में लोहा होगा ही, अलौह धातु में भी लोहा होगा, कुचालक धातु है, सुचालक धातु है। तो देखिए जिसमें लोहा नहीं होगा वो तो आपका अलौह धातु हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए कि जिसमें लोहा नहीं होगा वो कौन सा होगा? अलौह धातु। कुचालक सुचालक से इसमें तात्पर्य नहीं है, यानी कि लोहा नहीं होगा तो अलौह धातु। बाकी कुछ धातु हो सकता है, कुछ धातु ऐसी हो जो विद्युत का ना हो, या अपवाद में एक आध दो हो सकती हैं, तो इसलिए इससे मैटर मतलब नहीं है, लोहा नहीं होगा तो अलौह धातु। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म धातु का यांत्रिक गुण है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मेरी एक वीडियो है, उसको आप लोग देखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दें कौन कौन सा यांत्रिक गुण मैकेनिकल में होता है। यानी कि तन्यता होता है, कोरोजन, स्ट्रक्चर, ये आदि क्या है? यांत्रिक गुण पूछ रहा है इसमें। तो हमारा जो यांत्रिक गुण है वो तन्यता है, यानी कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो तन्यता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का हम थोड़ा सा नाम ले लें। नंबर 1 जो है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, मैलाबिलिटी, टफनेस, डेंसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, कंप्रेसिबिलिटी, मशीनेबिलिटी, ये सब क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो जो उसमें आता है। बाकी ये जो गलनीयता, कोरोजन, स्ट्रक्चर, ये जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये जो तीनों दिया गया है, संक्षारण तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन स्ट्रक्चर और फ्यूजिबिलिटी ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इन ऑप्शनों को भी जानते रहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे पहले रंग होता है, भार होता है, इसके बाद विशिष्ट घनत्व होता है, स्ट्रक्चर होता है, फ्यूजिबिलिटी होती है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वायु के साथ जो क्रिया होती है और जल के साथ होता है, ये संक्षारण भी उसी का रूप है, तो इसको जानते रहिए। तो जो हमारा राइट आंसर है वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? तो भंगुर धातु यानी कास्ट आयरन है। आप लोग इसका जानते हैं कि कास्ट आयरन क्या होता है? वो भंगुर होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस्पात के जो रेशे होते हैं वो फाइबर नुमा होते हैं। माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, सब ये क्या है? अलग टाइप के होते हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा कि ये भंगुर नहीं होते हैं। भंगुर का मतलब जैसे कांच आपका भंगुर है, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब भंगुर पदार्थ में आते हैं। कास्ट आयरन हो गया यानी कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, जैसे इस पे हथौड़ा का चोट लगेगा, ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ये ऐसे देखिए हो जाएंगे। इस पे हम लोग चोट करेंगे तो क्या होगा? ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में मर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोधन प्रदान करता है? यानी कि वह कौन सा गुण है जो रेजिस्टेंस ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल, यानी कि लचक थोड़ा सा रहेगी, ज़्यादा हार्ड भी हम लोगों के लिए दिक्कत होता है, तो हार्ड नहीं होना चाहिए। बहुत हार्ड रहेगा तो थोड़ा सा उस पर चोट लगेगा, टूट जाएगा। यानी हार्डनेस
कटिंग करने के लिए तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी दिक्कतें कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हार्डनेस ही होगा, कठोरता ही है जो उसको कटिंग करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु का वह कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर स्थायी विरूपण गठन करने में सक्षम है, यानी इलास्टिसिटी। जो इसका जो आंसर है हमारा क्या, सॉरी विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज एबिलिटी टू रजिस्ट द इफेक्ट टू टेंसाइल फोर्स। यानी कि जब सपोज दैट, इसको समझिए ये क्या कह रहा है, इसको सेंटेंस पढ़िए तब क्लियर हो जाएगा। जब इस पर कोई हम लोग बल लगा रहे हैं, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पे कोई बॉडी है, तो क्या कर रहा है, ये परमानेंटली पूरा ये इसका जो क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब, लंबाई बढ़ गई, मोटाई चौड़ाई आदि घट गई, तो ये इसी शेप में हो गया। यदि इसी शेप में नहीं रहता तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, और यदि ये नया शेप बन गया तो ये प्लास्टिसिटी में आ जाता है, यानी टेनासिटी, जिसको हम लोग टेनासिटी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्वी अवस्था में आ जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की यही परिभाषा ही है कि, सॉरी सी वाला जो राइट आंसर होगा, तो इलास्टिसिटी की यही परिभाषा है कि जब बल लगाया जाए तो उसमें क्या हो, डिफॉर्मेशन हो जाए, बल हटाया जाए तो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जैसे समझिए इस फिगर से कि इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, जब बल लग रहा है तो कुछ ऐसे हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बल को हटा ले रहे हैं, इस बल को हटा रहे हैं तो पुनः अपनी जैसे शेप में था उसी शेप में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह धातु का कौन सा गुण है जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। तो जब धातु को कौन सा ऐसा गुण है जो पिघल जाती है, तो फ्यूजिबिलिटी यानी गलनीयता है, जो धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, तो उसको हम लोग गलनीयता कहते हैं। अलग अलग धातुओं का अलग अलग गलनीयता होती है। जैसे आयरन है तो उसका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, कास्ट आयरन है तो 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कापर है तो 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं विद्युत बल्ब के फिलामेंट में क्या किया जाता है, टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। क्यों किया जाता है कि टंगस्टन जो है सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर पिघलता है, यानी इसका जो सिंबल है वो डब्लू होता है। ये 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इसका पिघलन शुरू होता है, इसीलिए, और रेजिस्टेंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो ये पिघलेगा नहीं। वहाँ पर हमें हाई रेजिस्टेंस का ज़रूरत पड़ती है फिलामेंट के लिए, तो इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, इसको जानते रहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु हैं। तो अभी इसका हमने कोड बताया था, इसका कोड क्या बताया था, पिताजी, यानी क्या किस किस से मिलकर बना है, तांबा प्लस जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला होगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन से ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। तो ये जानते रहिए, पहले तो जान लीजिए ढलवा लोहा क्या है। ढलवा लोहा के ही 4 टाइप हैं, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन और नोड्यूलर कास्ट आयरन। तो जो हमारा है वाइट कास्ट आयरन के हम लोग वेल्डिंग नहीं की जा सकती, इसको हम लोग वेल्डिंग कर ही नहीं सकते। बाकी जो है इनको ग्रे कास्ट आयरन, मैलेबल, नोड्यूलर को हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले प्री हीट किया जाता है। इसका वेल्डिंग उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन इसको वेल्डिंग करने के लिए क्या किया जाता है, प्री हीट। इसको जानते रहिए कि प्री हीट यानी कि इसको पहले गर्म करते हैं, फिर इसके बाद इसका वेल्डिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। यानी कि फोर्जिंग एक ऑपरेशन है, थोड़ा सा हम बता दें कि फोर्जिंग क्या होता है। फोर्जिंग का मतलब किसी भी धातु को
उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके, क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे मतलब आपका आयरन है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड हम मानते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा जैसे आपका गीली मिट्टी टाइप होता है उस स्टेज में, यानी सॉलिड से थोड़ा सा वो चेंज होने, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने ही वाला होता है, अभी चेंज हुआ नहीं होता है, ऐसी अवस्था कि अभी होने ही वाला होता है। जैसे आपकी गीली मिट्टी है तो उसको हम जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं, तो बस उसी तरह फोर्जिंग का तात्पर्य कि उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके जो भी आकृति देना चाहे, जो भी चीज़ का निर्माण करना चाहे तो उसको कहते हैं फोर्जिंग टेम्परेचर। तो किसको हम लोग फोर्ज नहीं किया था, तो कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ब्रिटल है, भंगुर है। इसको जैसे ही इस पे हथौड़ा चलाएंगे तो क्या होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाएगा, जैसे कांच टूट जाता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं कर। बाकी स्टील को तो जैसे चाहे उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके जो शेप देना चाहते हैं वो शेप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्रे कास्ट आयरन है। कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये वाला है ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग मशीनरी भाग के ढलाई के लिए, यानी कि आप जानते रहिए कि जितनी भी कास्टिंग ग्रे कास्ट आयरन का ये क्यों हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ता है नंबर एक, और क्या है कि ये इस पे कोई कंप्रेसिबिलिटी वाला लोड लग सकता है, यानी दबाव का ये लोड कास्ट आयरन का ये प्रॉपर्टीज है कि इसको हम न पीट सकते हैं न इसको तोड़ा या मरोड़ा ऐसे नहीं किया जा सकता है, बहुत इस पर टेंसाइल फोर्स भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव का फोर्स लगा सकते हैं, तो इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई इंजन है तो उसका फ्लाई व्हील इसका बना रहेगा, या किसी मशीन का बेस है तो जितने भी मशीन के बेस हैं वो सब ग्रे कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसको जानते रहे। इसको कास्टिंग करना काफ़ी आसान होता है और इजी होता है, इसको जैसे शेप में चाहते हैं वैसे हम लोग दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, तो पिग आयरन बनाने के लिए हमारा कौन सी भट्ठी का इस्तेमाल होगा, ब्लास्ट फर्नेस, ये जानते रहिए ब्लास्ट फर्नेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कच्चा लोहा बनाने के लिए। इसका किसका इस्तेमाल करते हैं, कच्चा लोहा बनाने के लिए। बाकी क्यूपोला का किसका करते हैं, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा का वो करते हैं। बाकी क्या है, इलेक्ट्रिक भट्ठी का स्टील बनाने के लिए करते हैं। ये इतनी बातें आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं, यानी क्यूपोला। तो इसको याद आप रख लीजिए, कैसे याद रखेंगे, क्यूपोला यानी सी से ये भी शुरू होता है, सी से ये भी शुरू होता है, तो कास्ट यानी क्यूपोला, CUPOL, यानी दोनों सी से होते हैं। तो इसको आप लोग एक ट्रिक है, इसको याद रख लेंगे तो काफ़ी भूलेंगे नहीं कि यानी कि कास्ट आयरन का उत्पादन किससे होगा, क्यूपोला से होगा, और पिग आयरन का उत्पादन किससे होगा, ब्लास्ट फर्नेस से होगा। बाकी जो चीज़ है और भी भट्ठी हैं, वात्या भट्ठी, बेसेमर, डी इलेक्ट्रिक भट्ठी, ये सब स्टील बनाने के लिए जहाँ तक ज़रूरत है इस्तेमाल होती है। वात्या भट्ठी आपका पिटवा लोहा आदि बनाने के लिए होता है, तो उसको क्लियर होना चाहिए सारी बातें। चलिए कह रहा है निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है, तो ये जानते रहिए कि लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं, यानी लो कार्बन स्टील जो है उसको माइल्ड स्टील भी यानी MS कहते हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है 0.15 से 0.30। याद रख लीजिए, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि रेल के पटरियाँ, रेल के डिब्बे, रेल के पहिए सारे आदि माइल्ड स्टील से ही बनाए जाते हैं। आपके घरों के जंगला खिड़की जो भी चीज़ है, फ्रेम आदि सब माइल्ड स्टील का इस्तेमाल होता है। चलिए फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। देखिए पहले हमने बताया था कि परसेंटेज पूछ रहा है मीडियम कार्बन स्टील का, तो
इसका जो परसेंटेज है कितना हो जाएगा, 0.25 से 0.5 तक। इसका जो राइट आंसर होगा उसी वाला होगा, याद रख लीजिए। ऊपर वाला क्या है, ये देखिए ऊपर वाला जो परसेंटेज दिया है वो लो कार्बन स्टील का दिया है, लो कार्बन स्टील का। नीचे वाला जो दिया है वो किसका दिया है, माइल्ड कार्बन, सॉरी मीडियम कार्बन स्टील का, मीडियम। और सबसे नीचे वाला जो दिया है वो हाई कार्बन स्टील का दिया है। याद रख लीजिए, तीनों परसेंटेज आपके सामने दिए हैं, काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा, लो का 0.15 से 0.25, और नंबर बी वाला जो है मीडियम 0.25 से 0.5, और हाई कार्बन स्टील का जो है 0.5 से 1.5% तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही फिर आ गया, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना होता है, यानी कि लो कार्बन स्टील में। तो आप इसको तुरंत बता दीजिए, इसका बी आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, 0.15 से 0.25। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उच्च कार्बन स्टील में कितना परसेंट होगा, अभी आपको बताया है 0.5 से 1.50, तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूछ रहा है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट, मैलेटाइट, बॉक्साइट, लेमोनाइट। तो यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट होता है, बाकी जो हेमेटाइट, मैलेटाइट, लेमोटाइट ये सब दिए हैं ये आयरन के अयस्क का है। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ठीक ना। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकते, तो उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। डक्टिलिटी की यही परिभाषा है कि धातु का वह गुण जिससे हम लोग क्या कर लें कि इसको तार के रूप में खींच सकें। कोई जैसे हमारा मेटल है तो इसको पतले तार के रूप में ऐसे खींचना है, तो ये तन्यता का गुण रहेगा तभी हम लोग इसको खींच सकते हैं। तो आपका स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना, चांदी, ये सब तन्य धातुएं हैं, इनको जितना चाहे आप तार के रूप में खूब आसानी से खींच सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन एक कुचालक है। कुचालक का मतलब जो हमारा कुचालक है वो क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी और माइका। तो देखिए सुचालक, तो ये हमारा सुचालक पहले देखते हैं। कॉपर विद्युत का सुचालक है, एल्युमिनियम भी सुचालक है, सिल्वर भी सुचालक है, लेकिन माइका जो है ये सुचालक नहीं है, यानी कि कुचालक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए धन्यवाद, आप लोग सारे इस क्वेश्चन को पढ़ लिए, इसको समझिए। नहीं और भी है, इसको आगे भी देखते हैं, इसमें थोड़ा 5-6 क्वेश्चन और है। चलिए तो देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है देखिए, ब्यूटाइल, हाइपोलाइन, सिलिकॉन, नाइट्राइड, ब्यूटाडीन। यानी विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में जो हमारा प्रयोग होता है वो कौन सा है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। इस चीज़ को जानते रहिए, किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है। तो हम आपको बता दें कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए आपका कोबाल्ट स्टील का प्रयोग होता है। इस बात को सब लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोबाल्ट स्टील का हम लोग अस्थाई चुंबक बनाते हैं। क्यों, कोबाल्ट ऐसा धातु है जिसमें चुंबकीय गुण होता है, कोबाल्ट में चुंबकीय गुण होता है। और मैग्नीशियम, इसमें देखिए सॉरी एक Mg दिया है, मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टाइल। तो इसका जो है, इसका क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, ये अचुंबकीय है। जो मैग्नीज जो है हमारा अचुंबकीय है। वैनेडियम भी इसी टाइप का है। सिलिकॉन स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं लेकिन अस्थाई चुंबक बनाने में। सिलिकॉन स्टील का किससे प्रयोग करते हैं, अस्थाई चुंबक बनाने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। ऑप्शन दिया है माइका, रबर, पीवीसी और पोर्सिलीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा पोर्सिलीन, कि इसका जो उपयोग है ओवरहेड लाइनों में
किया जाता है। पोर्सलीन क्या होता है? ये चीनी मिट्टी का आप लोग देखे होंगे, जो खम्भे उम्बे हैं, तार हो रहा है, वो चीनी मिट्टी का आपका कप वप घरों में इस्तेमाल होता है। चाहे बिजली जहाँ पे दौड़ी होती है तो कुछ ऐसे शेप में ऐसे बना रहता है, ऐसे गोल गोल ऐसे रहता है, तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बिजली का तार इसमें बंधा रहता है, तो यही पोर्सलीन का बना होता है, चीनी मिट्टी की तरह होता है, तो इसको जानते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, स्विच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है पोर्सिलेन, पीवीसी, बैकेलाइट, इबोनाइट। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा क्या है? बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है, थोड़ा सा आपको हम बता दें कि बैकेलाइट जो है ये फिनाल को जब अम्ल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड किया जाता है तो बैकेलाइट का निर्माण होता है। एक तरह से ये हार्ड प्लास्टिक है। इसका इस्तेमाल स्विच बनाने में, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्विच बनाने में और बोर्ड बनाने में। आपके जो भी घरों में स्विच बोर्ड है यानी बने रहते हैं, एक तरह से एक इसको सम कर लीजिए कि अच्छा प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए? यानी कि एक तरह से हमारा एक ऐसा मटेरियल जब हाई वोल्टेज आती है तो क्या हो जाए कि वो ब्रेक कर जाए, यानी कि ताकि आपके सारे इक्विपमेंट्स जो लगे हैं घरों में चाहे जहाँ भी कंपनियों में, तो क्या हो जाए, वो सब सेफ बच जाए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसका क्या नाम है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि जो आपका फ्यूज वूज बनता है घरों में, जो फ्यूज बनता है वो किस किस चीज़ का मिल के बना होता है? टिन प्लस लेड मिल के बना होता है, इसको याद रख लीजिए। तो वो क्या है? वो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है। तभी वो जब हाई वोल्टेज कभी आता है, चाहे ओवरलोड हो जाता है, तो फ्यूज आपका उड़ जाएगा। जब फ्यूज उड़ जाएगा तो सारे सर्किट आपकी बच जाएगी, सारे उपकरण बच जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, सारी चीज़ें वो ख़राब होने का डर रहता है। चलिए आगे दिया है, कह रहा किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है इनवार स्टील। इनवार स्टील का प्रयोग हम लोग कीमती उपकरणों को बनाने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा रेती और कोल्ड छेनी के बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो जो जितने भी समझिए कि जितने भी हमारे कटिंग टूल हैं वो सब किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अभी चर्चा हो रही थी, कटिंग टूल्स किसके बने होते हैं? हाई कार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अच्छे ढंग से देखिए और शेयर और लाइक करिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।